ये कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। कहानी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आपके सामने पेश किया गया है। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया विवेक से काम लें। इस कहानी का मुख्य किरदार दीपक गौतम, जो मध्य प्रदेश पुलिस में तैनात थे। उनकी पोस्टिंग बयावरा सिटी थाने में थी। दीपक मूल रूप से शिवपुरी जिले के करेरा गांव से थे। उनका परिवार पढ़ा लिखा और सम्मानित था। पिता पीएल गौतम पोस्ट मास्टर रह चुके थे। दीपक 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई अनिल गौतम इंदौर में कमिश्नर थे। दूसरे भाई नवीन और बहन आशा टीचर थे। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। दीपक ने भी मेहनत की। पहले टीचर की जॉब मिली, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। फिर सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ, मगर ट्रेनिंग अधूरी छोड़ दी। आखिर 2012 में सब इंस्पेक्टर बने और पुलिस में शामिल हो गए। हालांकि दिल में अभी भी एक सपना था, आईपीएस बनने का। साल 2011 में उन्होंने प्रिया रोहित से लव मैरिज की। प्रिया उत्तर प्रदेश के तालबेट में सरकारी टीचर थी, लेकिन ज्यादातर समय करेरा में ही ससुराल में रहती थी। दीपक की पोस्टिंग बयावरा में थी, इसलिए दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। जिंदगी सामान्य लग रही थी, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। 10 सितंबर 2024 मंगलवार का दिन, दीपक हमेशा की तरह बयावरा के अपने नगर वाले घर से ड्यूटी के लिए निकले। दोपहर में उन्होंने अपनी पत्नी प्रिया से बातचीत की, जो उस समय स्कूल से लौट रही थी। दोनों ने रोजमर्रा की बातें की और फिर अपने काम में लग गए। करीब 3:10 पर दीपक बाइक से फांदा मार्केट के पास से गुजरे थे। तभी पेट्रोल पंप के पास अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उस समय रास्ते में हल्का ट्रैफिक था और कार ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया था। हादसा वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा और ये पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हो गई। दीपक को जख्मी हालत में देखकर आसपास के लोग और दुकानदार तुरंत उन्हें सिविल अस्पताल लेके भागे। उनकी बाइक बुरी तरह टूट चुकी थी और दीपक की हालत काफी गंभीर थी। अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें भोपाल रेफर कर दिया। इसी बीच हादसे की खबर नजदीकी थाने तक पहुंची और पुलिस मौके पर आई। दीपक के साथ उनके साथी सब इंस्पेक्टर सुबोध द्विवेदी भी थे। उन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। दीपक को भोपाल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुरावर और श्यामपुर के बीच उनकी हालत और बिगड़ गई और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर उनका शव पोस्टमार्टम के लिए चिरायू हॉस्पिटल भोपाल भेजा गया। सबको यही लग रहा था कि ये एक आम रोड एक्सीडेंट था, लेकिन इसी मोड़ पर कहानी ने रुख बदल लिया। करीब 3:45 पर वही नीली हुंडई कार जिससे हादसा हुआ था, देहात पुलिस स्टेशन पहुंची। कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से टूटा हुआ था और विंड स्क्रीन भी चिटकी हुई थी। कार चला रहा था रतन सिंह ठाकुर और उसके साथ बैठी थी उसकी गर्लफ्रेंड पायल सोलंकी। थाने पहुंचकर दोनों ने बताया कि वे हाईवे के पास से गुजर रहे थे। तभी एक बाइक अचानक सामने आ गई और रतन से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। उनका कहना था कि उन्हें डर था कि लोग उन्हें पीट सकते हैं, इसीलिए वो मौके से भाग निकले। लेकिन अब वे खुद आकर पुलिस के सामने पेश हो रहे हैं और अपनी गलती मान रहे हैं। पायल ने खुद को पुलिस कांस्टेबल बताया। वह पचेरा थाने में तैनात थी और कार उसी के नाम थी। उसने कहा कि उसे कानून की समझ है और अगर गलती हुई है तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है। पहली नज़र में ये एक ईमानदार कबूलनामे जैसा लगा, लेकिन क्या ये मामला वाकई इतना सीधा था? अब बात करते हैं पायल सोलंकी की, जो इस केस की सबसे बड़ी कड़ी थी। पायल मध्य प्रदेश के धार जिले के कुच्छी कस्बे के रहने वाली थी और 2018 में पुलिस कांस्टेबल के तौर पर चयनित हुई थी। जब उन्हें नौकरी मिली तो उनके घर वालों ने उनकी शादी की बातचीत शुरू की। पायल की मुलाकात रतन ठाकुर से 2016 में हुई थी। रतन नर्मदा नगर के इलाके में रहता था और उस समय ड्राइवर की नौकरी करता था। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी और वे अक्सर मिला करते थे। लेकिन छोटे शहरों में ऐसी चीजें ज्यादा देर तक नहीं छिप पाती हैं। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल गई और दोनों परिवारों के बीच टकराव शुरू हो गया। रतन का परिवार तो इस रिश्ते को मंजूर कर चुका था, लेकिन पायल के घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उन्हें रतन की जाति और उसकी नौकरी दोनों से ऐतराज था।
मामला इतना बढ़ गया कि पंचायत को बीच में आना पड़ा। पंचायत ने तय किया कि दोनों को अब मिलना जुलना बंद करना होगा। परिवारों ने इस फैसले को मान लिया। इसके बाद पायल ने पुलिस की नौकरी शुरू कर दी और पचोरे में पोस्टिंग मिल गई। उनके घर वाले अब उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे, जबकि रतन, जो अब भी पायल से बेहद प्यार करता था, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश में लग गया। साल 2020 में पायल के घर वालों ने उसके लिए एक लड़का तय कर दिया, जिसे पायल ने भी पसंद कर लिया था। दिसंबर में शादी की तारीख तय हुई। तैयारी जोरों पर थी। कार्ड छपने लगे और पायल छुट्टी लेकर घर आ गई। शादी का पहला कार्ड भगवान को समर्पित किया जाता है, इसीलिए 2 दिसंबर को पायल अपने परिवार के साथ नर्मदा नदी के किनारे स्थित सोडल बाबा मंदिर गई। पूजा के बाद सभी लोग रिश्तेदारों को कार्ड देने निकल पड़े। जब उनकी कार खांडवा बड़ोदरा हाईवे पर चल रही थी, तभी अचानक एक बाइक ने उन्हें ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया। बाइक पर कोई और नहीं बल्कि रतन सिंह ठाकुर था। पायल उसे रास्ते से हटाने कार से बाहर निकली, लेकिन तभी रतन ने देसी कट्टा निकालकर उस पर गोली चला दी। गोली पायल की गर्दन के दाएं हिस्से में लगी और इसके तुरंत बाद रतन ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों को गंभीर हालत में खांडवा अस्पताल ले जाया गया। पायल को इंदौर रेफर किया गया और किस्मत से दोनों की जान बच गई। कुछ समय बाद पायल ने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की, जबकि रतन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन ये सवाल अब भी खड़ा था, जो इंसान पायल से इतना प्यार करता था, उसने जान लेने की कोशिश क्यों की? इसका जवाब जल्दी सामने आने वाला है। चौंकाने वाली बात ये थी कि साल 2024 में पायल और रतन, वही रतन जिसने 2020 में पायल पर जानलेवा हमला किया था, एक बार फिर साथ हो गए थे। एक्सीडेंट के बाद दोनों देहात थाने पहुंचे और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अपनी गलती मानते हुए सरेंडर किया। लेकिन जिस तरह एक जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर दीपक गौतम की संदिग्ध हालत में मौत हुई, उसने पूरे पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल की बारीकी से जांच की। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई और पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे से मिली फुटेज का विश्लेषण किया गया। आसपास लगे अन्य कैमरों की भी रिकॉर्डिंग खंगाली गई। साथ ही दीपक का डेली रूटीन खंगाला गया और उनके सहयोगी पुलिसकर्मियों से बातचीत करके हर पहलू की पड़ताल शुरू की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दीपक अपने 2 साथियों सब इंस्पेक्टर सुबोध द्विवेदी और हवलदार योगेश मारवी के साथ लंच कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 1:30 बजे दीपक के मोबाइल पर एक कॉल आया। उनके साथी का कहना था कि पहले भी ऐसे कई कॉल आ चुके थे, जिन्हें दीपक नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कॉल पर हाँ कह दिया, जैसे किसी से मिलने का वादा किया हो। करीब 2:45 पर दीपक ने अपनी पत्नी प्रिया से फोन पर बात की। प्रिया के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल था। दीपक बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे, न घबराए हुए न परेशान। वो आमतौर पर अपनी हर बात प्रिया से शेयर करते थे, लेकिन असली मूड वो कॉल था जो लगभग 1:30 बजे आया था। इसके बाद 2:30 बजे दीपक फांदा मार्केट की ओर निकले। 3 बजे उन्होंने अपने दोस्त सुबोध को कॉल किया और कहा कि वो जल्दी देहात थाने पहुंचें, क्योंकि दीपक भी वहीं आ रहे थे। उन्होंने ये बताया कि उन्हें जान का खतरा महसूस हो रहा है और वो थाने में कोई शिकायत दर्ज करने वाले हैं। मगर इस कॉल के सिर्फ 10 मिनट बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया और हादसे का गवाह बना खुद सुबोध, जो उसके पीछे आ रहा था। दीपक का वो आखिरी कॉल इस बात का इशारा था कि कुछ गड़बड़ चल रही थी, और जिस गाड़ी से टक्कर हुई वो थी कांस्टेबल पायल सोलंकी की। पुलिस ने हादसे की सच्चाई जानने के लिए राजगढ़ के मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की टेक्निकल टीम को बुलाया। टीम ने कार और दीपक की बाइक दोनों की गहराई से जांच की। बड़ा सवाल था, आखिर ऐसा क्या फेल हुआ जिससे ये हादसा हुआ। लेकिन जांच में सामने आया कि दोनों वाहनों के ब्रेक एकदम सही थे। यानी पायल और रतन जो कह रहे थे कि अचानक कार बेकाबू हो गई, ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ब्रेक में कोई खराबी नहीं थी। अगर ब्रेक सही थे तो फिर समय रहते उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के मुताबिक कार बहुत तेज, करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। टक्कर के बाद कार की स्पीड कम होने के बजाय और बढ़ गई।
बाइक गाड़ी के आगे फंस गई थी और दीपक करीब 30 फीट तक कार के बोनट पर घिसटता रहा। फिर कार एक डिवाइडर से टकराई जिससे पायल और रतन को हल्की चोटें आईं, लेकिन इसके बाद भी दोनों वहां से भाग गए। देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने बाइक को टक्कर जानबूझकर मारी, जबकि पास में निकलने के लिए जगह थी। जैसे जैसे पुलिस ने दीपक की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जांच शुरू की, कई बात सामने आई। पहले वो बयाबरा सिटी थाने में तैनात थे, लेकिन रिश्वत की शिकायत के बाद उन्हें रिजर्व पुलिस लाइन भेज दिया गया था। साथ ही उन पर एक लड़की के साथ गलत व्यवहार का भी केस चल रहा था, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए और दोबारा ड्यूटी पर लौटे। उनकी पत्नी प्रिया का कहना था कि उन्हें फंसाया गया था। इन सब बातों से शक और गहरा हो गया कि दीपक की जिंदगी में कुछ दुश्मन भी हो सकते थे। इस केस का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने दीपक गौतम की कॉल डिटेल निकाली। पता चला कि जिस कॉल ने दीपक को बाहर बुलाया था वो किसी और का नहीं बल्कि पायल सोलंकी का था। सवाल उठने लगे, आखिर पायल को, जो खुद एक कांस्टेबल थी और रतन की गर्लफ्रेंड थी, दीपक जैसे शादीशुदा और सीनियर ऑफिसर को मिलने क्यों बुला रही थी? ऊपर से वो उसी कार में मौजूद थी जिससे ये हादसा हुआ था। पुलिस ने तुरंत पायल और रतन दोनों को हिरासत में लिया। मामला गंभीर था, इसलिए जिले के सीनियर ऑफिसर ऑफिस पहुंचे और वहां पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान पायल बार बार अपना बयान बदल रही थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि वो कुछ छिपा रही है। आखिरकार जब सीनियर अधिकारियों ने सख्ती दिखाई तो पायल टूट गई और सच्चाई बता दी। पायल ने कबूल किया कि रतन उसे बेहद चाहता था। जब 2020 में पायल की शादी किसी और से तय हुई तो रतन ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कि अगर पायल उसकी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। इसी जुनून में उसने पायल को गोली मारी थी। हालांकि दोनों की जान बच गई थी। पायल ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और रतन जेल चला गया था। दीपक के साथ हुआ हादसा उस वक्त सामने आया जब कुछ महीनों पहले उसकी पायल सोलंकी से दोस्ती शुरू हुई थी। दोनों अलग अलग थानों में तैनात थे, लेकिन समय मिलने पर एक दूसरे से मिलने जाते थे। कभी पायल बयावरा आती तो कभी दीपक पचौरे। दोनों अकेले क्वार्टर्स में रहते थे। दीपक की पत्नी प्रिया अपने ससुराल करेरा में थी और पायल का प्रेमी रतन उस समय जेल में। लेकिन फिर रतन को बेल मिल गई। जेल से छूटने के बाद भी उसके दिल में पायल के लिए वही जुनून था। 2020 में गोली कांड के बाद पायल की शादी टूट चुकी थी और रतन ने अपने सीने पर उसका नाम तक गुदवा रखा था। जेल से बाहर आने के बाद वो दोबारा पायल के संपर्क में आया। शुरुआत में पायल नाराज थी, लेकिन रतन ने उसे मनाया, टैटू दिखाया और आखिरकार पायल पिघल गई। हादसे से 3 महीने पहले रतन का पायल के घर आना जाना शुरू हो गया। वो हफ्तों वहीं रुकता और दोनों एक तरह से लिव इन में रहने लगे। लेकिन तब पायल को पता चला कि दीपक पहले से शादीशुदा है। ये जानकर वो धीरे धीरे दीपक से दूर होने लगी और रतन के साथ फिर से नजदीकियां बढ़ गईं। रतन पायल की कार लेकर इलाके में धौंस भी दिखाने लगा। 4 सितंबर 2024 को, यानी हादसे से ठीक 6 दिन पहले, दीपक अपनी ड्यूटी के सिलसिले में पचौरे में थे। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो पायल से मिलने उनके क्वार्टर पहुंचे। दोनों बातचीत में व्यस्त थे कि तभी अचानक रतन आ धमका। दीपक ने रतन से पूछा, तुम हो कौन? जिस पर रतन ने जवाब दिया कि वो पायल का पति है। ये पहला मौका था जब दोनों आमने सामने आए। रतन पहले से दीपक को जानता था, लेकिन दीपक के लिए रतन अनजान था। बातचीत गर्मा गई और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि रतन ने पायल पर हाथ उठा दिया। ये देखकर दीपक ने पायल के पिता को फोन करके सब कुछ बता दिया। इस हरकत से रतन और ज्यादा भड़क गया। 5 सितंबर को पायल बयावरा पहुंची और दीपक से मिलकर बीते दिन के झगड़े के लिए माफी मांगी। उसने दीपक को 2020 की पूरी कहानी बताई, रतन द्वारा गोली चलाने से लेकर उसकी टूटी हुई शादी तक। उसके बाद पायल, रतन और दीपक के बीच लगातार तनाव और टकराव बढ़ने लगे।
पायल को यह एहसास हुआ कि दीपक पहले से शादीशुदा है और उसके साथ कोई भविष्य नहीं है, जबकि रतन उसे अभी भी सच्चा प्यार करता है और शादी करना चाहता है। धीरे धीरे वो रतन की ओर झुकने लगी। पायल और रतन ने तय किया कि दीपक से खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ये मामला खत्म हो सके। वे चाहते थे कि दीपक पीछे हट जाए और पायल से दूरी बना ले। रतन ने पायल से कई बार कहा कि दीपक से मिलने का इंतजाम करे, लेकिन बार बार बातचीत अधूरी रह जाती। रतन को लगने लगा कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। 10 सितंबर को रतन ने खुद दीपक को कॉल कर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पायल ने 1:30 बजे उसे कॉल किया और दीपक आखिरकार 2:45 पर फांदा मार्केट बाईपास के पास पहुंच गया। पायल और रतन कार में थे और दीपक अपनी बाइक पर। वहां तीनों के बीच बातचीत हुई। रतन और पायल चाहते थे कि दीपक अब दूर हो जाए, लेकिन दीपक को लगा कि पायल उसे धोखा दे रही है। बहस फिर से शुरू हो गई। गुस्से में रतन ने कहा, तुम नहीं जानते मैं अपने प्यार के लिए कितना आगे जा सकता हूँ। अगर तुम बीच में आए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर दीपक बाइक घुमाकर देहात थाने की ओर निकल गया और अपने दोस्त सुबोध को कॉल करके बताया कि उसे अपनी जान का खतरा है और वो शिकायत दर्ज कराने जा रहा है। यहीं पर रतन ने अपना आपा खो दिया। उसने पायल की कार तेज रफ्तार से चलाई और जानबूझकर दीपक की बाइक को टक्कर मार दी। हादसा सुनियोजित था। बाद में दोनों थाने पहुंचे और एक झूठी कहानी बनाकर बोले कि ये एक अनजाना एक्सीडेंट था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। 11 सितंबर को पुलिस ने पायल और रतन को कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। ये मामला इतना सनसनीखेज था कि पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। 2 दिन बाद भोपाल ग्रामीण के डीआईजी ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और सभी सबूतों का मुआयना किया। जेल में पायल से मिलने उनके पिता और भाई पहुंचे, जिन्हें देखकर वो फूट फूट कर रोई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। मार्च 2025 में पायल ने जमानत के लिए याचिका दायर की। उसके वकील ने अदालत में दलील दी कि पायल पूरी तरह निर्दोष है। सारा घटनाक्रम रतन ने अंजाम दिया है। वही गाड़ी चला रहा था और विवाद भी उसी का था। लेकिन दीपक के वकील ने पलटवार करते हुए कहा, पूरे मामले की जड़ पायल ही है, इसीलिए उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पायल की जमानत खारिज कर दी। अब रतन और पायल दोनों जेल में हैं और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा सेशन कोर्ट में चल रहा है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि जो कहानी ऊपर से सीधी सादी लगती है, उसके पीछे अक्सर जटिल और चौंकाने वाले सच छिपे होते हैं। जिंदगी में लिए गए गलत फैसले, चाहे वो प्यार के हों या धोखे के, अक्सर गहरे जख्म छोड़ जाते हैं, जिनकी कीमत कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चमकदार पहलू के पीछे एक स्याह सच छिपा होता है और हर हादसा हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे रिश्तों के उलझाव और जुनून के अंधेपन में एक होनहार जिंदगी बुझ गई। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक छुआ हो और इसके सस्पेंस ने आपको बांधे रखा हो, तो हमारी मेहनत को देखते हुए लाइक का बटन जरूर दबा दें। और हाँ, ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटनाओं और अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटने ना पाए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और दिल दहला देने वाली दास्तां के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें।